अभी तक चारिया है। तो फिर स्टार्ट कीजिए और रिवीजन में बताइए पहला टॉपिक क्या उठा है। हिस्ट्री को लेके कोई दिक्कत है? सी के हिस्ट्री को लेके? अच्छा चलिए शुरू से थोड़ा सा बात करते हैं। लॉजिक का मतलब क्या है? कोई पूछे व्हाट इज लॉजिक? किसी प्रोग्राम को बनाने से पहले जो उसका आइडिया होता है। हाँ, आइडियाज, ठीक है। The steps came in mind for doing such things is called logic। जो दिमाग में स्टेप्स आते हैं किसी काम को करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? लॉजिक। ओके, तो हमको तो काम ही करना है, दिमाग में लॉजिक आएगा, स्टेप्स आएंगे। हाउ दीज स्टेप्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड, वो तो दिमाग में आया ना, दिमाग तो चंचल होता है। एल्गोरिथम, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यानी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के 3 बेसिक स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप्स होता है, ठीक है, एल्गोरिथम। कि जब भी काम दिया जाएगा, जो स्टेप्स दिमाग में आ रहे हैं उसको एल्गोरिथम के थ्रू कॉपी पे लिखना, ठीक है। एल्गोरिथम के थ्रू कॉपी पे लिखना, यानी एल्गोरिथम में क्या रहेगा? वो स्टेप्स रहेंगे जो आपके दिमाग में आए हैं, वो लॉजिक रहेंगे जो आपके दिमाग में आए हैं। पॉइंट क्लियर? ठीक है। एल्गोरिथम लिखने के लिए जिस कोड का इस्तेमाल करते हैं उसे सूडो कोड कहते हैं। इसलिए सूडो कोड कहते हैं क्योंकि इस कोड का काम सिर्फ कॉपी तक ही लिमिटेड है, इसका कंप्यूटर से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी ये सोच को कॉपी पे ले जा रहा है, ताकि अगर आप भूल भी जाए तो देख के कॉपी दोबारा याद कर ले या याद आ जाए, या 2-4 लोगों से वेरीफाई करा ले कि मैंने जो सोचा या मेरे पास जो सोच आया वो सही है कि गलत है, ठीक है। वंस एल्गोरिथम इज ओके, ठीक है, तो एल्गोरिथम इज एक्चुअली लिटरेचर पार्ट। मतलब लॉजिकल और मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन है, लेकिन है तो लिटरेचर, ठीक है। तो अगर प्रोग्राम बड़ा हुआ, उसके स्टेप्स ज्यादा हुए, तो इस लिटरेचर को बार बार पढ़ना होगा चीजों को समझने के लिए। पॉइंट क्लियर? लिटरेचर पढ़ के अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो हुआ लिटरेचर यानी एल्गोरिथम के बाद डायरेक्ट प्रोग्राम पे जाने से पहले टाइम कम लगे, चीजों को जल्दी एक ही बार में ऑब्जर्व कर लें, ठीक है, ऐसा कोई व्यवस्था मिलना चाहिए। तो हुआ कि किसी भी चीज को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो आदमी तुरंत समझ जाता है, नहीं, ठीक है। अब जैसे मैं पूरा मान लीजिए कि आपको रामायण दे दूं, आपको कुरान दे दूं पढ़ने के लिए, तो इट विल टेक सम टाइम, तुरंत 1 घंटा में आप नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसी रामायण और कुरान पे एक मूवी बना दूं
ठीक है, और दिखा दूं तो आप 3 घंटे में उस पूरे रामायण और उस पूरे कुरान की बातों को जान सकते हैं। मतलब एग्जैक्टली नहीं, पर आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रामायण एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुरान। एवरीबॉडी। तो ये साइकोलॉजिकल है कि ग्राफिकल अप्रोच को हम लोग जल्दी क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो वह जिन चीजों को लिखे हैं ना, उनका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। उसके लिए क्या बताया गया आपको, फ्लो चार्ट। ठीक है, आई थिंक हम तो बाद में आए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा बताया था सबका। और जब ये दोनों हो जाए, ठीक है, तब आप प्रोग्रामिंग में बैठे। तो क्या सिर्फ फ्लो चार्ट को लेके बैठेंगे तो प्रोग्रामिंग होगा, कहता है नहीं, एल्गोरिथम को भी लेके बैठना होगा। ठीक है, क्योंकि फिल्में देख के एक ओवरव्यू पता चल जाता है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ रामायण एंड व्हाट इज द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ कुरान। बट जो छोटी छोटी जो बातें होती हैं, उनको जो खोजना और ढूंढना होता है, वहां पे फिर से वही बुक को फॉलो करना होगा, वही रामायण फॉलो करना होगा, वही कुरान फॉलो करना होगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रही बात? ठीक है, तो जब स्टेप्स के अंदर की बारीकियों को समझना होगा तो वहां फ्लो चार्ट काम नहीं आएगा, वहां फिर कौन काम आएगा, एल्गोरिथम। समझ में आ रही बात? यानी पहला प्रेफरेंस प्रोग्रामिंग करते समय फ्लो चार्ट को देंगे, लेकिन अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो कहां जाएंगे, एल्गोरिथम के पास। ठीक है, ओके। ये दोनों को लेके जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, एक बार में प्रोग्राम सही होगा, गलती आने की संभावनाएं उसमें क्या होगी, कम से कम होंगी। ओके, जो आपको फ्लो चार्ट बताया गया था उसमें बहुत सारे सिंबल थे, स्टार्ट सिंबल थे, स्टॉप सिंबल थे, इनपुट आउटपुट सिंबल था, आपका प्रोसेस बॉक्स था, एक डायमंड का इस्तेमाल किए थे डिसीजन बॉक्स के लिए, एक लूप बॉक्स बताए थे, एक आपका डेटा फ्लो लाइन बताए थे, एक कनेक्टर बताए थे, ये सब था ना। तो वो सब ध्यान में रखिएगा, इस सब में से आता है क्वेश्चन, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट से एक क्वेश्चन रहता है, आधा रहे एक रहे रहता है। ठीक है, ओके। ये आपका प्रोग्रामिंग के पहले का था। इसके अलावा आपको प्रोग्रामिंग का जनरेशन भी बताए थे, 5 टोटल 5 जनरेशन होते हैं। ठीक है, कितने जनरेशन, 5। फर्स्ट मशीन लैंग्वेज, सेकंड में ट्रांसलेटर का कंसेप्ट आया, असेंबलर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड में ट्रांसलेटर का कंसेप्ट आया, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर। ठीक है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज कई हैं, पाइथन है, बेसिक है, ठीक है, लोगो है, ठीक है, बहुत सारे हैं। कंपाइलर बेस्ड में कोबल, फोर्ट्रन, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, ये सब कंपाइलर बेस्ड हो गए। ठीक है, जावा इंटरप्रेटर भी है, जावा कंपाइलर भी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज है जो डुअल मोड है। क्लियर? ओके। हेलो सर। हाँ, यस, बोलिए। यस, बोलिए। सर यहाँ कोई बात, बैकग्राउंड पीछे कोई लड़का था, वो बोल के चला गया। सॉरी सर। वो आपके बैकग्राउंड में था? यस सर। अच्छा, मतलब वो क्लास का बच्चा नहीं है ना? नो सर, क्लास का कोई बच्चा नहीं है, अभी 12th में पढ़ता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हेलो सर बोल दिया वो तो। यस सर, आके बोल के चला गया। तो उसको समझाइए कि अगर हेलो सर बोलना है तो बोल के कुछ पूछो, ऐसे हेलो सर सर है ना। हमसे बोल रहा है कि तुम कुछ पूछ लो। हम बोले कि अभी सर कुछ बताया नहीं है तो पूछे क्या बात। अच्छा, चलो ठीक है। ओके, तो लेट्स कम टू दी, हम लोग थर्ड जनरेशन में हाई लेवल इंटरप्रेटर कंपाइलर हो गया। ओके, रेवोल्यूशन, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से कंप्यूटर में रेवोल्यूशन अगर बताना हो तो किस जनरेशन को बोला? अच्छा, सुनाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं आ रहा है बढ़िया से? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। अब आ रहा है सर। अब आ रहा है? यस सर। ओके, अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर, ठीक है। वो कभी कभी नेट वोट कर रहता है, कभी कभी हो जाता होगा। ठीक है, ओके। अगर रेगुलर हो तो बोलिएगा कि हमेशा डिस्टर्ब आ रहा है। तो अगर रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए कि जनरेशन के हिसाब से बताइए कि कंप्यूटर में कब से रेवोल्यूशन हुआ। रेवोल्यूशन इन द सेंस कि कंप्यूटर का यूटिलाइजेशन बढ़ गया पूरे दुनिया में, तो थर्ड ही जनरेशन होगा। ठीक है, हाई लेवल अंग्रेजी बेस्ड हो गया, अंग्रेजी बेस्ड हमको काम करना आसान हो गया। ठीक है, लोग प्रोग्रामिंग सीखने लगे, प्रोग्रामिंग करने लगे, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप होने लगे। हाँ क्या जी सौरभ कुमार? हम मांगे पची करब कौची कौची? सौरभ कुमार, रोल नंबर 18, कौची? ओके, तो थर्ड जनरेशन आपका रेवोल्यूशन लाया। ठीक है, अब ये हम नहीं कहेंगे कि मतलब रेवोल्यूशन का सेंस के मतलब थर्ड जनरेशन में काम होने लगा, सबका काम होने लगा, सब कोई कंप्यूटर रखने लगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर खरीदने लगा, स्कूल का काम हो रहा था, कॉलेज का काम हो रहा था, हॉस्पिटल का काम हो रहा था, सब अपना अपना काम कर रहा था उससे। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन। तो चूंकि थर्ड में रेवोल्यूशन आ गया तो इसको कैसे हटाया जाए? तो आज तक नहीं हटा है, वही थर्ड आज भी चल रहा है। तो फिर फोर्थ क्यों हो गया? थर्ड बदला तब ना फोर्थ हुआ। तो क्या थर्ड के जो अप्रोचेस थे वो बदल दिए गए? नहीं, वही ट्रांसलेटर आज भी है, फोर्थ में भी हाई लेवल, वही इंटरप्रेटर, वही कंपाइलर, लेकिन कुछ नए फीचर के साथ जो थर्ड में नहीं थे। ठीक है, यानी थर्ड ही फोर्थ में कुछ नए फीचर के साथ आ गया। ठीक है, वो नया फीचर क्या है? तो थर्ड में डेटा को स्टोर करने का सिस्टम फाइल था। क्या था? फाइल डेटा स्टोर करके, आज भी है, फाइल डेटा को स्टोर करके तो रखता है पर डेटा की पहचान नहीं रखता है। फाइल डेटा को स्टोर करके तो रखता है पर डेटा की पहचान नहीं रखता है। डेटा की पहचान मतलब क्या? जैसे आप बोलते हैं आईडी 1066, तो 1066 की पहचान यहाँ पे क्या है? आईडी। वो कहता है 1066 तो रख लेंगे, ठीक है, या आप डालिएगा आईडी 1066, ठीक है, तो वो कहता है क्या? आप डाले हैं तो आप ही समझिए, हमको इस सब नहीं पता है, हम सबको कैरेक्टर समझ के स्टोर कर दे रहे हैं। आईडी डाले तो आई एक कैरेक्टर है, स्टोर किया, डी एक कैरेक्टर है, स्टोर किया, 1 एक कैरेक्टर है, स्टोर किया। अब ये आईडी 1066 आईडी है या आईडी 1066 ये मेरे को नहीं पता, ये मांगिएगा दे देंगे। अब आईडी कौन है, 1066 कौन है, क्या है, वो आप समझिए। ये थर्ड जनरेशन में रहा, इसको मॉडिफाई किया गया। ठीक है, मॉडिफाई या एक नया फीचर दिया गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर सुनाई नहीं दे रहा, कभी कभी रुक जा रहा है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ हूँ, रुकिए। अच्छा हूँ, अच्छा उसका रुकिए, उपाय करते हैं। हो रहा है।
अभी क्या स्थिति है? अभी आवाज ठीक आ रही है? यस सर। यस सर, चलिए ठीक है। तो अभी तो आवाज ठीक आ रही है, तो हम लोग अब बात करते हैं। ओके, तो थर्ड जनरेशन में फाइल का सिस्टम था जिसमें वो डेटा की पहचान बना के नहीं समझता था। ठीक है, हुआ कि नहीं समझेगा तो बार बार हमको डाटा फाइल से निकालना होगा, खुद ही से पहचानना होगा कि कौन आईडी है, कौन रोल है, कौन नेम है, कौन डेट ऑफ बर्थ है। तो इससे क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये रियलाइज किया गया कि दुनिया में जो डेटा है वो तो ऑलरेडी पहले से ऑर्गेनाइज्ड है, नहीं है? आज के डेट में कोई भी काम है पहले से ऑर्गेनाइज्ड है। आप इंक्वायरी करने आते हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आते समय पूछा जाता है आपका नाम क्या है, फादर नेम बताइए, कहाँ से आए हैं, किस कोर्स के लिए हैं, तो सारा ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, हम आपसे नाम पूछ रहे हैं, फादर नेम पूछ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं, कोर्स पूछ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आए हैं, प्लेस पूछ रहे हैं, तो सब ऑर्गेनाइज्ड है पहले से। यानी हर डाटा अपने मीनिंग के साथ है ऑलरेडी। कहीं पे भी कोई भी वर्क उठाइए, कोई भी वर्क उठाइए, सब ऑर्गेनाइज्ड है, सब अपने मीनिंग के साथ है हर डेटा। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा स्टोर हो वो अपने मीनिंग के साथ हो। ठीक है, मतलब 1066 स्टोर हो लेकिन वो आईडी के साथ हो, ये मीनिंग हम भी समझे और ये मीनिंग वो फाइल भी समझे। हम उसको कहे आईडी तो वो दे दे 1066। ठीक है, या हम कहे 1066 तो कहे कि ये आईडी है। बात आप समझ गए? ये हुआ, ये फाइल से तो नहीं होगा। तो इसके लिए एक नया सिस्टम दिया गया फोर्थ जनरेशन में, एंड दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जिसमें हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके स्टोर करते हैं, जिसमें डेटा अपनी पहचान के साथ रहता है। क्लियर? ठीक है, आप लोग पता नहीं फॉक्स प्रो है कि नहीं आप लोग में? डीबीएमएस तो कोई नहीं पढ़े होंगे, है ना? तो फॉक्स प्रो पढ़े हैं तो उसमें टेबल बनाते थे ना आप लोग, रोल नेम, मार्क्स, टारगेट, माई एसक्यूएल पढ़े है ना? हाँ, तो उसमें तो है ही, टेबल बनाते थे ना। सब ऑर्गेनाइज डेटा है, पहचान बना के रखता है। ये मिला आपको एक्चुअली फोर्थ जनरेशन में। अब कोई कहेगा कि हम तो किताब पढ़े थे, थर्ड जनरेशन में भी सुने थे कि उस समय भी था। तो चीजें जब आती है तो उसके पहले ही सोची जाती हैं। ठीक है, बहुत चीज इन्वेंट होता है, उसकी पॉपुलैरिटी उस समय ना होकर 10 साल के बाद होती है। ठीक है, अब रोबोटिक्स आज का है, लेकिन 30 साल पहले भी रोबोट का इस्तेमाल हो रहा था, लोग सोच रहा था, बहुत सारे चीज बनाए जा रहे थे। पर उस समय रोबोट फुल फ्लेज नहीं था। आज हर चीज सोचा जा रहा है रोबोटिक मैनर में, क्योंकि आज की डिमांड है वो। उस समय की डिमांड उतनी नहीं थी, ज्यादा काम मैनुअल पे होता था। ठीक है, इसलिए हम लोग ज्यादा रोबोट पे वहां फोकस नहीं किए। आज एक कार बनाने वाली कंपनी है, उसको रोबोट चाहिए, आदमी से ज्यादा उसको क्या चाहिए, रोबोट चाहिए। रोबोट हो जो स्प्रे करके पेंट कर दे, रोबोट हो जो फाटक के ले जाकर फिट कर दे। ठीक है, रोबोट जो है वो इंजन को ले जाकर सेट करे, रोबोट जो है वो ड्रिलिंग करे। डिस्कवरी में दिखाता है। बात आप समझ गए? ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में ये कंसेप्ट आया। एक दूसरा कंसेप्ट आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम फोर्थ जनरेशन में। यानी थर्ड जनरेशन प्लस डीबीएमएस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, यानी प्रोग्रामिंग करने का एक नया स्टाइल दिया गया। नहीं, प्रोग्रामिंग करने का एक नया स्टाइल दिया गया। जैसे मैं अभी मान लीजिए मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं, अचानक यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा दिया जाए, ठीक है, और मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको पढ़ाने लगूं। नहीं, पीडीएफ खोलूं, यहीं पे सी खोलूं, यहीं पे लिखूं, यहीं पे प्रोग्राम को रन करा दूं, तो स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही यहाँ पे भी पहले जो पुराना स्टाइल था उसका नाम था प्रोसीड्यूरल, उसको रिप्लेस किया गया फोर्थ जनरेशन में किसके द्वारा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, अब कहिएगा इसकी भी बात थर्ड जनरेशन में थी, पर फुल फ्लेश ये चीजें कब लागू हुई, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, ओके। फोर्थ जनरेशन में एक और कंसेप्ट ऐड हुआ, इंटरनेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वाइड हम देखें
इंटरनेट को अगर समझने की कोशिश करें तो 85 के बाद वर्ल्ड वाइड इंटरनेट पॉपुलर होना शुरू हुआ। कब? 85। ठीक है, अगर इंडिया के हिस्ट्री में देखे तो इंडिया से सोचे 89-90 से शुरू हुआ। उस समय बहुत स्लो था, बहुत स्लो। ठीक है, मतलब आपने एक साइट को किए, इंटर किए, चाहे वो एक कप चाय खत्म करेंगे तो शायद खुल जाएगा। हाँ, तो उस समय कारण भी था, कंप्यूटर भी काफी क्या होते थे, स्लो होते थे। उस समय के कंप्यूटर 4 MB 2 MB के रैम पे चलते थे। प्रोसेसर, ठीक है, 486 बोर्ड होता था जो मात्र 200-150 मेगाहर्ट्ज का होता था। गीगाहर्ट्ज भी नहीं, मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो एक वजह था। विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम नया नया आया था 3.1। डॉस पे तो होगा नहीं, वेबसाइट डॉस पे कैसे खोलिएगा। ठीक है, CUI में तो सिर्फ CUI का काम होगा, आपको GUI पे करना है। तो उसके लिए तो शुरुआती दौर में मिला विंडो 3.1। ठीक है, 1990 में। हाँ 1990 में। नहीं, 1990 के पहले ही 3.1 आ गया था। ठीक है, 90 में नहीं बोलेंगे उसको, पहले ही। ठीक है, हो सकता है कि 87-88, एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है, लेकिन 87-88 तक माइक्रोसॉफ्ट ने दे दिया था। तो विंडो 3.1 ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उसका कारण था कि कहता था कि कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो डॉस आएगा, और वहां जाते थे, लिखते थे CD विंडो, और फिर विन लिखते थे, इंटर करते थे, तब विंडो खुलता था। ठीक है, तो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 3.1 के लिए उस समय भी क्या रहा, डॉस ही रहा। ठीक है, लेकिन एक बार विंडो में चले जाते थे तो हम विंडो एनवायरनमेंट में हो जाते थे। ठीक है, फिर विंडो 3.1 आया, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 3.1 को रिप्लेस करके 95 लाया। कौन लाया? विंडो 95। वही 92-93 के आसपास में होगा उसका इन्वेंशन, 95 के नाम से आया था। ठीक है, तो 95 जो था वो प्योर ऑपरेटिंग सिस्टम था, यानी हम सीधे ऑन किए, डॉस नहीं आता था, सीधे विंडो 95 आता था। ठीक है, ओके, तो ये सब पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा। हम लोग बात कर रहे थे 4th जनरेशन। ओके, तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट 4th जनरेशन में रख दिया गया कि भैया इंटरनेट पॉपुलर हो रहा है तो हर आदमी चाहेगा, ठीक है, कि हम जो काम करें वो काम पूरी दुनिया एक्सेस करे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा मिठाई का दुकान है, हम यहीं भी क्यों बेचे, पूरा इंडिया में बेचे, पूरा दुनिया में बिके, सेल बढ़ेगा। ठीक है, तो हम अपने सर्विसेज को, ठीक है, ये सिर्फ पटना में रखने के बजाय, सिर्फ इंडिया में रखने के बजाय पूरी दुनिया में रखना चाहेंगे, तो उसके लिए इंटरनेट से बेहतर विकल्प हमारे पास कोई दूसरा नहीं है। राइट? ठीक है, ओके, तो इंटरनेट का कंसेप्ट आपका 4th जनरेशन में आ गया। ठीक है, और 4th जनरेशन चला और दुनिया, बहुत सारी कंट्रीज जो है अपनी सारी काम उसमें कर ली। इंडिया में तो बहुत चीज बाकी है, पर बहुत सारी कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, इवन इंडोनेशिया का भी कुछ पार्ट बाकी है अभी, चाइना। ठीक है, चाइना बहुत ग्रो किया है, बहुत। ठीक है, कुछ मामले में तो अमेरिका से भी ज्यादा ग्रो है उसका। ठीक, भरोसा भले ना हो पर ग्रोथ तो बहुत है। हाँ, भरोसा नहीं, भरोसा ये चाइनीज है, दूसरा यूज कर रहा है, मतलब इसका भरोसा नहीं है कब कहां से कौन चीज छोड़ दे। ठीक है, अब प्लेन उड़ाए, कौन सा डायना किधर चला जाए, कब उड़ जाए पता नहीं, उड़ेगा बहुत तेज। जैसे पूरी तरह से ब्लेम भी करना सही नहीं होगा। ठीक है, हर चीज के एबिलिटी को समझना चाहिए, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी दूसरी है, ये मार्केटिंग का पार्ट हो गया। ठीक है, वो हर लेवल पे, हर लेवल के आदमी को केयर करता है, तो उसको दिमाग में आ गया कि हमको आगे बढ़ना है, तो हमको हर लेवल पे काम करना होगा। हम एक सेप्टिक पिन बनाएंगे, ठीक है, जो 1 रुपये में भी अवेलेबल हो और जो 100 रुपये में भी अवेलेबल हो।
नहीं बात समझे? ठीक है, क्योंकि आप उसकी एक मोबाइल खरीदेंगे 5,000 रुपए में मिल जाएगी और उसी की मोबाइल 50,000 में भी मिलेगी। आप वन नोट जो यूज करते हैं, ठीक है, वन प्लस वन प्लस, ये सब 50,000 के आसपास की मोबाइल है, उसी चाइनीज कंपनी है। ठीक है, आप बहुत सारे लेनेवो आज के डेट में या फिर आप वीवो ये सब भी ले रहे हैं 10,000 25,000, तो ये सब अच्छी कंपनी, ये अच्छे प्रोडक्ट हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता है, सब चलता है। ठीक है, लेकिन 5,000 के भी मिलेंगे। ठीक है, 5,000 के भी मिलेंगे। अब कुछ तो नाम आप जान गए हैं, 1,000 ब्रांड है उसके। आप बांकड़गंज में जाइएगा तो कुछ ऐसे नाम भी होंगे आपको पते नहीं है। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं है, वो चाइनीज है। तो ये भी तो चाइनीज है, पर ये ब्रांडिंग चाइनीज है, वो नॉन ब्रांडिंग चाइनीज है, इसलिए वो 2,000-5,000 में अवेलेबल होता है। ब्रांडिंग करने में पैसा खर्च होता है ना। हमको अगर आप कंपनी को बताना है तो मार्केटिंग करेंगे, उसमें कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो चीजों को भी कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब चूंकि हमने मार्केटिंग कर दिया है तो प्रोडक्ट भी हमको बेहतर बनाना होगा, कुछ भी हम नहीं लगा देंगे। इसकी कोई ब्रांडिंग नहीं है, अभी ब्रांडिंग कर दे, ठीक है, तो ये जो 150-200 रुपए में मिल रहा है, ये 1,000 रुपए में बिकने लगेगा। लेकिन तब उसको इसकी 1,000 के अनुसार इसकी मजबूती को भी देना होगा। इसका भी हम कोई भरोसा नहीं है, हम चला रहे कहाँ से कौन छोड़ देगा। पिछला वाला यहीं से तार निकल गया, 4 ठो बाहर हो गया, अब कौन किसका था हमको पता ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसी चीजें नहीं है, अच्छी भी चीजें वो बनाती है। ओके, क्योंकि हमेशा हर चीज बुराई भी नहीं करना चाहिए, जो अच्छाई वाला बात है वो भी बोलना चाहिए। ठीक है, हाँ जो भी है ठीक। तो जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि सारी कंट्रीज जो है तकरीबन बहुत सारी अपनी कंप्यूटराइज कर ली थी। ठीक है, अमेरिका कहता है कि मोस्ट ऑफ हमारे चीज कंप्यूटराइज है। अमेरिका में एडमिशन लेना होता है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर पे बैठिए, साइट खोलिए किसी कॉलेज का, ठीक है, वहीं पे एडमिशन ले लीजिए। आपका एग्जाम लेना होगा ऑनलाइन, सारा हो जाएगा वहीं पे, सारा वहीं पे हो जाएगा। सेलेक्टेड हो गया, वेरिफिकेशन है, आप अपलोड कीजिए, वहीं पे आपका मार्कशीट वगैरह डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। आपको कुछ करना ही नहीं, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आपने अपलोड किया, एंटर किया, वेरिफिकेशन हो गया। कैसे? वो सब को रिलेट किए हुए हैं, इंटर कनेक्ट कर दिए हुए सबको। ठीक है, यूनिवर्सिटी को जितने भी स्कूल के बोर्ड्स हैं, काउंसिल के बोर्ड्स हैं, सब कुछ एक दूसरे से क्या कर दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, वो तुरंत जैसे नंबर डाल के इंटर किए, वो चला गया वहां पे, वेरीफाई कर लिया कि ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप अगले टैब पे पढ़ गए, मतलब वेरीफाइड। ठीक है, क्या जरूरत है वो, तो सब चीज वो कर लिया है। अब है कि ये लोग आगे क्या करेंगे। इस कंप्यूटर को तो मैंने हर अपने कामों के लिए यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, तो अब है कि 5th जनरेशन आया, इसमें सोचा गया कि अब हम अपने ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन अप्रोचेस जो भी है, उनको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। क्या है भाई बिहेवियर? हम कार चलाते हैं, इससे चलवाएंगे, हम बैठ जाएंगे। ठीक है, अब टेस्ला का नाम टेस्ला नॉट टेस्ला। ठीक है, वो कार बना रही है। ठीक है, तो उसमें क्या ड्राइवरलेस कार है। ठीक है, वो पूरा आपके ट्रैफिक सिस्टम को फॉलो करता है, कहाँ स्पीड में चलना है, कहाँ धीरे चलना है, कहाँ रुकना है, सबको उसको पता है। आपको सिर्फ बैठना है और लोकेशन सेट कर देना है, टारगेट सेट कर देना है कि हमको यहाँ पे पहुंचना है, पूरा जीपीएस सिस्टम लिया, वहीं पे आपको ले जाके पहुंचा दिया। ठीक है, ओके। हवाई जहाज में ऑटो पायलट सिस्टम, ठीक है, हालांकि पायलट रहता है, तो पायलट कुछ समय के जाने के बाद जब स्ट्रेट कर देता है तो ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और अपना गप सब कुछ बात करने लगता है, पायलट चल रहा है। ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह से वही है। क्लियर? ठीक है, तो अभी का जनरेशन वही है, साइकिल चलाना है, हम क्यों चलाए, मशीन से साइकिल चलवाए, रोबोट बनाए। ठीक है, तो अभी का जो टेन्योर चल रहा है ना, इसको बोलते हैं 5th जनरेशन, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे मायने रखता है। इंसान को ही अब देखिए क्या होगा, तो ये तो थोड़ा मुश्किल है।
इंसान मरता है ना, मरेगी उसकी डेथ को नहीं संभव है। वी कांट 100% चैलेंज द नेचर। सही है, लेकिन ये लोग तो है ना सर, लोग करेंगे वो चैलेंज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सर पार्ट्स बना रहे हैं, पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स ह्यूमन। हम कोशिश हम ग्रो करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मशीन में कभी भी फीलिंग्स और ये नहीं दिया जा सकता है। फिल्में बनाई जाती हैं फीलिंग्स दिखा के कि रोबोट्स में फीलिंग आ गया। इंडियन में रोबोट भी तो बना था ना, और 2.0 भी बना था, ठीक है। तो उसमें दिखा दिया कि भाई रोबोट को फीलिंग आ गया, ठीक है। तो ऐसा तो कोई फीलिंग्स यहाँ पे नहीं, ठीक है, जो बोल रहा बोलने दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई फीलिंग्स मशीन में आ जाए, ऐसा संभव नहीं है, ये एक काल्पनिक चीज है, ठीक है। तो ये नहीं है। अब रिसर्च करने के लिए ये कर देंगे कि भाई किसी मरे हुए आदमी में कोई रोबोट फिट कर दे, ठीक है, और उसको चला दे, तो वो एक अलग चीज है, वो दूसरा एक प्रयोग हो गया, ठीक है। ओके, अभी तक जो हम लोग का न्यूरो सिस्टम है, सर अभी क्रिएटिन चल रहा है, क्रिएटिन कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको बॉडी के अंदर से डालेगा, ताकि जिस बॉडी के हार्ट डिजीज के लिए, मतलब कि जितने भी, मतलब कि बॉडी में हार्ट जितनी भी परेशानी है उसको है ना मैग्नेट के थ्रू, क्रिएटिन से होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड करता है, उसके थ्रू सारे को इकट्ठा करके ना, ताकि ऑपरेशन करने में वो इजीली निकल जाए। क्या निकल जाए मतलब जो भी प्रॉब्लम है वो क्रिएटिन के थ्रू ना एक जगह कलेक्ट हो जाए, और कलेक्ट होकर ना वो मशीन से उसको आसानी तरीके से निकाल लिया। हार्ट ब्लॉकेज में तो सुना, दवा में क्रिएटिन यूज कर रहा है, हो सकता है। यस सर हो सकता है, ठीक है। नहीं तो इसका ये कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि नहीं, ठीक है, वो करके ये कर सकता है कि जो आदमी 80 साल में मर रहा है वो 100 साल हो सकता है। हाँ, ये सर जो हार्ट पेशेंट है सर, ठीक है। ये जो गॉड ने ये जो चीज बना के भेजा है ना, ये 1000 साल तक नहीं रहने वाला, ठीक है। 1000 साल, अब कुछ भी कितना भी कोई भी लेप आप बना ले, वो जो आप मिस्र में जहाँ पे वो जो पिरामिड वगैरह बना के जो रखा जाता है, तो वो भी लेप लगा के जो रखता है, निकालता है तो ठीक है, बचा रहता है, पर ऐसा नहीं रहता है एकदम एज इट इज रखता है, ठीक है। तो उतना अभी बहुत वैसा कर लीजिएगा तो भगवान आप ही भी भगवान हो जाइएगा, ठीक है, ठीक है। वैसे हम सब भगवान गॉड के ही अंश हैं, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ओके। तो अब ये एक अलग दायरा हो गया, हम लोग उससे भटक गए, ठीक है। हम लोग चलते हैं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी जो जनरेशन चल रहा है, 5th जनरेशन, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम ह्यूमन अप्रोचेस को पूरा करेंगे। हो सकता है हम तरह तरह की चीज बनाए। बहुत लोग रोबोट बना दिया है सर्व करने के लिए, जैसे आप बैंगलोर वगैरह में जाइएगा, कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ पे, ठीक है, वेटर का काम जो है वो आपका रोबोट कर रहा है, ठीक है। तो इससे उसको फायदा है, एक बार मशीन में इन्वेस्ट किया, बार बार उसको मंथली पैसा नहीं देना है, ठीक है। क्या चार्ज है? अरे मेंटेन वही चार्ज का लगता होगा। अरे आप कोई वेटर रखेगा तो 20,000 रुपये लेगा महीना, लेगा ना जी। 12-24 2,40,000 पड़ेगा, ठीक है। इसमें 50,000 रुपये में उसका साल का निकल जा रहा है। बात आप समझ गए, पैसा बच गया, ठीक। बहुत सारे बैंक्स में है एज अ रिसेप्शन के तौर पे, सर्विसेज को बताने के तौर पे, जैसे वेलकम आप करते हैं ना, जो इंटर करते हैं, वेलकम करें, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, या आप जाए तो अपने फीचर्स, प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में बताएं। वहां पे भी लोग ह्यूमन बीइंग के बजाय क्या रख दिया है, रोबोट रख दिया। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्ट कर दिए, कई साल तक वो, ठीक है, बिना खर्चे के काम करता रहेगा, चार्ज ही ना करना होगा। क्लियर? तो अभी वही चल रहा है, वही अभी जनरेशन है जहां पे हम ह्यूमन बिहेवियर को पूरा करने के लिए इस चीज बना रहे हैं, ठीक है। अब ये 100% हमारी, ठीक है, जो इफिशियंसी है, इफिकेसी जिसको आप कहते हैं, उसको रिप्लेस कर दे, ये नहीं संभव हो सकता है। क्या आपके 80% को कर सकता है? 100% नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास सेंस ऑफ ह्यूमर है, आपके पास फीलिंग्स है, वो उसके पास नहीं आएगा। उसकी फीलिंग्स भी हम बनाएंगे तो लिमिटेड बनाएंगे, ठीक है।
हमारी फीलिंग्स जो है वो न्यू बॉर्न हो सकती है, क्योंकि ऐसा गॉड ने हमको बना के भेजा है। उसके पास कॉमन सेंस नहीं है सर। ओके, हाँ तो वही बोले हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, कॉमन सेंस। मतलब हम वो भी बना देंगे, लेकिन वो भी तो लिमिटेड होगा। ठीक है, हमारे में क्या है ना कि हम 100 चीज सीखे हैं, तो हम इस 101 नया वाला चीज सीख सकते हैं जो नहीं आया। ये हमारी एफिकेसी है। ठीक है, तो हम अगर 100 चीज जाने तो हम रोबोट बनाएंगे तो उसको कितनी चीज सिखाएंगे? 100। ठीक है, मान लीजिए 100 से कॉम्बिनेशन परमुटेशन बना के हम 100 और नया चीज उसको बता दें, लेकिन वो जो नया है वो उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बिल्कुल हट के है, तो वो नहीं पकड़ पाएगा, हम पकड़ लेंगे। ये है सेंस ऑफ। हम लोग सर से हम लोग सोचते तो एग्जैक्ट टाइम सोचते हैं, उनको तो प्रोग्राम किया जाता है कि तो ये सोचना। हाँ, नहीं जैसे क्या होता है ना कि आप कहेंगे कि हर नया चीज पुराने चीज पे बेस्ड होता है, हम ये भी मानेंगे। ठीक है, तो 100 हमारा पुराना चीज है, 101 जो आ रहा है हो सकता है कि वो 100 पे आधारित हो, नया है पर उस पे आधारित हो। ये भी हम कलेक्शन कंप्यूटर को दे देंगे, रोबोट को दे देंगे कि तुम नए चीजों को पकड़ो। डीप लर्निंग में वो सब सिखाया जाता है। ठीक है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग जो होता है इसमें ये भी बताया जाता है। लेकिन हम ये मान के चले कि वो एक नया चीज इस पुराने चीज से बिल्कुल अलग है ही नहीं, तो हमारा तो ह्यूमन जो हम हैं, ठीक है, जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है वो तो कैची है, वो चीजों को समझेगा। रही तो 100 चीज जो हम जानते हैं ये उस पर भी आधारित नहीं है, ये बिल्कुल नया है, इसको समझना होगा। ये उस बात को समझने को तैयार नहीं हुआ। ठीक है, तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे काम को तो निकाल सकते ही हैं, और वही चल रहा है। ठीक है, ओके। तो ये आपका जनरेशन ऑफ लैंग्वेजेस हो गया। ठीक है, हिस्ट्री में थोड़ा सा टाइम हो गया, 2 मिनट और। हिस्ट्री में आपको बताया गया था, सी के हिस्ट्री में शुरुआती इसमें हमने किया था एल्गोल से। एल्गोल कुछ रिसर्च स्कॉलर के द्वारा डेवलप किया गया। इसके पहले बताए थे, जैसे सी के पहले आपको बताया था कि क्या क्या लैंग्वेज चल रहा था, तो उसमें बताया था कि बेसिक लैंग्वेज चल रहा था, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल चल रहा था, सब पॉपुलर थे। तो जब पॉपुलर थे, काम हो ही रहा था, डेवलप हो ही रहा था, तो क्या जरूरत है सी को बनाने का? ठीक है, ये समझना है। तो पहले उनमें बताए थे कि बेसिक जो था वो सीखने के हिसाब से सही था। मतलब आपको प्रोग्रामिंग सीखना है तो बेसिक लैंग्वेज सीखिए, छोटे बच्चों को प्रोग्रामिंग सिखाना है बेसिक लैंग्वेज सीखिए, आसान था। ठीक, कोबोल बिजनेस पर्पस का कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ठीक है, तो कोबोल सुटेबल था। ठीक है, हेलो, अच्छा वो हम कर देंगे कल तो हम कर दिए थे। हाँ, वो फेसबुक से लॉगिन करके होता था ना। हाँ, अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। ठीक है, तो कोबोल था बिजनेस पर्पस के लिए, फोर्ट्रैन था इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, और पास्कल जो था वो साइंटिफिक पर्पस के लिए था। ठीक है, सब आपको पहले भी बताया गया था, रिमाइंड करा। तो अगर एक प्रोग्रामर को अगर सब सारा काम करना हो तो उसको सब चीज सीखना होगा, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रैन, पास्कल, बहुत सारा लैंग्वेज हम आपको सिखाएंगे। तो आपका काम हम आसान बना रहे हैं कि मुश्किल बना रहे हैं? मुश्किल बना रहे हैं, आसान बना रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको 4 टूल्स दिया जाए 4 काम को करने के लिए, और एक ही टूल्स दिया जाए, कहा जाए कि ये चारों काम कर देगा, तो कौन सा बेहतर रहेगा? है ना? ठीक है, आप स्क्रू ड्राइवर पहले यूज करते थे, तो पहले का स्क्रू ड्राइवर शुरू में आता था, अलग था, 4 वाला अलग होता था, मतलब प्लस वाला अलग होता था, माइनस वाला अलग होता था। अब क्या है, एक ही आता है, प्लस करना है प्लस कर लीजिए, माइनस करना है माइनस कर लीजिए, तो है जो ज्यादा ना आसान हुआ जी। ठीक है, तो ऐसा ही सोचा गया कि 4 के बजाय एक ही पे सोचा जाए। ठीक है,
तो इसकी शुरुआत जो है वो एल्गोल से शुरू हुई। किससे? ये सोच जो है एल्गोल से बनना शुरू हुआ। ठीक, एल्गोल दिया गया लेकिन चला नहीं, सोच आगे बढ़ा और ये सोच बीसीपीएल बन गया। क्या बन गया? बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, और एल्गोल को कहते हैं अलजेब्रा ऑफ लॉजिक। क्या कहते हैं एल्गोल? अलजेब्रा ऑफ नहीं सॉरी, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लॉजिक। ठीक है, ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, सॉरी। ओके, उसके बाद बीसीपीएल, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी आया उसी सोच के साथ, लेकिन चला नहीं। आप पसंद नहीं किए, अब क्या कारण है आगे बताते हैं। फिर बी आया और बी ने, केन थॉमसन ने बी को डेवलप किया, और बी उन्होंने इसलिए डेवलप किया कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जिसका नाम है यूनिक्स। ठीक है, तो सोचे कि एक यूनिवर्सल अगर लैंग्वेज होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो बनेगा वो भी क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। ठीक, तो बी में उन्होंने 30% कोड लिखा, बी में भी कहा गया ये भी ना चलने वाला है। ठीक है, वो भी बन। ओके, अब एल्गोल, बीसीपीएल, बी, ये तीनों नहीं चले, सब एक दूसरे से इंस्पायर थे। ठीक है, वजह ढूंढना है, तो डेनिस रिची जिसने सी बनाया, उसने जब वजह ढूंढा तो कहा कि कोई वजह नहीं था, एक ही वजह था जिसकी वजह से नहीं हुआ। वो तीनों टाइपलेस लैंग्वेज थे, यानी डेटा की पहचान नहीं थी, कौन इंटीजर है, कौन फ्लोट है, कौन स्ट्रिंग है, कौन कैरेक्टर है, नहीं थी उसकी पहचान। ठीक है, ओके, इसलिए ये तीनों नहीं चले। उसने कुछ नहीं किया, बी लैंग्वेज जो था उसको टाइपफुल कर दिया, यानी इंटीजर का कंसेप्ट, फ्लोट का कंसेप्ट जो आप सी में सीख रहे हैं, डेटा टाइप का कंसेप्ट, वो डाल दिया। ठीक है, और वो डाल दिया और वही सी लैंग्वेज क्या हो गया? पॉपुलर हो गया, और आज के डेट में यूनिवर्सल लैंग्वेज बन गया, हर काम किया जा सकता है उसमें। एंड दैट्स व्हाई उस समय मान लिया गया कि सी इज द मदर लैंग्वेज अमंग ऑल द लैंग्वेजेस। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके, तो सी का ये बेसिक हिस्ट्री है। ओके, रूट कॉज एल्गोल। ठीक है, सी का प्रीवियस लैंग्वेज बी। अगर कोई पूछे कि सी के ठीक पहले लैंग्वेज कौन था तो बी, लेकिन अगर पूछे कि रूट कॉज लैंग्वेज कैसे इसकी सोच आई, तो वो सोच शुरू हुई थी एल्गोल से। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में इसी से आगे बढ़ा लेंगे, और अगले क्लास में सिर्फ मेरे ही तरफ से नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन से भी रहेंगे। ठीक है ना? हाँ जी, जल्दी जल्दी अपने अटेंडेंस को बोल दें। 1 मिनट। 7 8 1 2 4 हाँ 5 5 नंबर 2 2 चलिए 11 to 20 11 14 14 15 18 सर 18 19 सर 19 सर 20 3 भी है, हाँ 20 सर 3 का सर म्यूट हो गया है। चेक 3 भी बना दिए। 20 सर 20 चलिए 21 to 30 21 सर 21 17 26 27 31 to 40 34 35 sir 35 36 36 सर 20 नहीं बना ठीक है, हो गया सर 20 सूरज कुमार बना दिए। 17 सर 17 बना दिए। क्या नाम है आपका?
पिछले के पिछले साल पिछला के पिछला 25 का एब्सेंट है जैसे बोले ना सर ऑनलाइन तो बना दिया। ओके, थैंक यू। Thank you.